Good morning, students. Today we will start our new topic, studying the past. Lesson number 8, class 6, studying the past. First of all, we have to understand the meaning of studying the past. Everyone knows that what is past. Past क्या होता है? पास्ट हमारा जो समय बीत चुका है, जो टाइम जा चुका है, उसे हम पास्ट कहते हैं. आप इंग्लिश में भी पास्ट टेंस करते हो, दैट इज़ हिंदी में भी करते हो भूतकाल, यानी जो समय बीत चुका है. अब उस समय के बारे में स्टडी करना, उस समय में क्या क्या चीज़ें होती थी, कैसे होती थी, कौन सा रिलीजन होता था, किस तरह के लोग कपड़े पहनते थे, किस तरह का उनका रहन सहन होता था, लाइफस्टाइल होता था, वो सारी चीज़ें हम इस लेसन में पढ़ेंगे. स्टडिंग द पास्ट. स्टूडेंट्स, ये हिस्ट्री का टॉपिक है आपका. अब आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते होंगे कि हिस्ट्री तो जो समय जा चुका है उसके बारे में हमें पढ़ करके क्या फ़ायदा, उसको पढ़ने का हमें क्या लाभ मिलेगा, क्या बेनिफिट होगा. हम आगे के बारे में पढ़ें, हम अपना जियोग्राफिक स्ट्रक्चर जानें, हम अपने सिविक्स के बारे में पढ़ें. लेकिन स्टूडेंट्स, आपको एक बात आज मैं बताती हूँ कि हिस्ट्री की जो स्टडी है वो भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है. हिस्ट्री पढ़ना क्यों ज़रूरी होता है, हिस्ट्री के बारे में जानना क्यों ज़रूरी होता है. चलिए आज हम पढ़ते हैं हिस्ट्री के बारे में जानना क्यों ज़रूरी होता है. हिस्ट्री, देखिए, जब पास्ट में जो चीज़ें, जो घटनाएं घट चुकी हैं, जो इवेंट्स हो चुकी हैं, उनका कारण क्या था, और अगर वो अच्छी थी तो उसको और बेटर कैसे बनाया जा सकता है. अगर वो पास्ट की जो घटनाएं हैं वो बुरी थी तो उनको होने से कैसे रोका जा सकता था, या उनके होने के बाद कैसे स्थिति को, सिचुएशंस को सुधारा गया. वो सारी चीज़ें अगर हम स्टडी करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि इन फ्यूचर हमें कैसे उन चीज़ों से बचना है, कैसे उन चीज़ों को हमें ओवरटेक करना है, कैसे उन सिचुएशन से हमें बाहर आना है, और कैसे अपने आप में इम्प्रूवमेंट लेकर के आनी है. पास्ट के बारे में स्टडी करके, यानी हिस्ट्री के बारे में स्टडी करके ही हम अपने फ्यूचर को सेव कर सकते हैं, फ्यूचर के बारे को सही तरीके से सेट कर सकते हैं. इसीलिए हमारे लिए हिस्ट्री की स्टडी करना ज़रूरी होता है. चलिए अब हम देखते हैं हिस्ट्री को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. एक तो प्री हिस्ट्री एंड अनदर वन इज हिस्ट्री. एक प्री हिस्ट्री एंड अनदर वन इज हिस्ट्री. व्हाट इज प्री हिस्ट्री? अब ये प्री हिस्ट्री क्या है? प्री हिस्ट्री रेफर्स टू दैट पीरियड व्हेन द आर्ट ऑफ राइटिंग वाज अननोन. ये उस समय की बात होती है जब लोगों को लिखना नहीं आता था, यानी अक्षर ज्ञान जिसको हम कहते हैं, अनार या ABC, वो सारी चीज़ें, या कोई भी और लैंग्वेज वो लोगों को नहीं आती थी. यानी राइटिंग के बारे में लोग जानते ही नहीं थे कि राइटिंग भी कोई चीज़ होती है. जो हमारी हिस्ट्री, अब आप सोचेंगे कि जब राइटिंग थी ही नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा उस समय में क्या होता था. तो उसके लिए ज़रूरी था कि उस टाइम में जो चीज़ें यूज़ की जाती थी, जो टूल्स यूज़ किए जाते थे, पॉटरी होती थी, बर्तन यूज़ किए जाते थे, वेपन्स, हथियार यूज़ किए जाते थे, बोन्स यानी एनिमल्स की और ह्यूमन बींग्स जिनको दफनाया जाता था, उनकी जो हड्डियाँ होती हैं उनको स्टडी किया जाता है. वो सारी चीज़ें हम जो हमारी हेल्प करती हैं उन्हें हम लेकर के आते हैं प्री हिस्ट्री में. क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट पार्ट इज़ हिस्ट्री. ये वो पार्ट है जहाँ पर राइटिंग्स का आविष्कार हो चुका था, लोग राइटिंग के बारे में जान चुके थे. जो लोग जो हैं रिटन रिकॉर्ड्स रखते थे, डेट्स लिखते थे, नेम लिखते थे, जगहों का नाम लिखा जाता था, लेकिन उनके पास तब तक पेपर नहीं था. ये चीज़ ध्यान रखें, कागज़ का आविष्कार तब तक नहीं हुआ था. तो इसलिए लोग जो हैं वो लिखने के लिए भोजपत्र, बड़े बड़े पत्ते होते थे, एक तरह के भोजपत्रों का इस्तेमाल करते थे, पाम लीव्स का इस्तेमाल करते थे. और जब उन्हें ये नहीं मिलता था तो वो जो दीवारें होती थी, पिलर होते थे, उन्हीं के ऊपर कार्व्ड करते थे, एंग्रेव्ड करते थे, यानी चीज़ों को खुदाई कर देते थे, जिससे जो इन्फॉर्मेशंस है वो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को मिली. और उसके बेस पर हमने हिस्ट्री को डिवाइड किया 3 पार्ट्स में. पहला पार्ट एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री. हम 6th क्लास में स्टूडेंट्स एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे. नेक्स्ट 7th क्लास में हम अपने मेडिवल पीरियड स्टार्ट करेंगे. ये जो टॉपिक है आपका स्टडिंग द पास्ट, इसमें हमने एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, अपनी जो प्राचीन हिस्ट्री है उसके बारे में, प्राचीन इतिहास के बारे में. स्टूडेंट्स, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो होते हैं कि पुरानी जो चीज़ें होती हैं,
जो बहुत पुरानी ज़मीन में दबी हुई गड़ी हुई चीज़ें होती हैं, राइटिंग्स होती हैं जो हमें समझ नहीं आती हैं, तो वो एक स्पेशल तरह की एजुकेशन होती है जो वो लोग लेते हैं और उसके बाद वो सारी चीज़ें हमारे लिए ईजी लैंग्वेज में हमारे सामने रखी जाती हैं ताकि हम उन्हें पढ़ सकें और उनको स्टडी कर सकें. लेट अस सी हाउ अ हिस्टोरियन स्टडीज़ द सोर्स मटेरियल. सोर्स मटेरियल मीन टू से जो भी हमें चीज़ें मिली, टूल्स मिले, बोन्स मिले, राइटिंग्स मिली, वो सारी चीज़ें होती हैं सोर्स मटेरियल में अवेलेबल एविडेंसेस. एंड देन ड्रॉज कंक्लूजन, और फिर उन एविडेंसेस से कि वो कितने पुराने हैं, किस समय काल के हैं, किस तरह की उन ऊपर राइटिंग है, कला आर्ट की हुई है, वो सारी चीज़ें उससे कंक्लूजन निकाला जाता है. सोर्स मटेरियल, अब सोर्स मटेरियल को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है. फर्स्ट वन इज़ आर्कियोलॉजिकल सोर्स मटेरियल एंड द सेकेंड वन इज़ लिटरेरी सोर्स मटेरियल. सबसे पहले हम स्टडी करेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्स मटेरियल. आर्कियोलॉजिकल सोर्स मटेरियल जो होता है उसमें राइटिंग कुछ भी नहीं होता है, रिटन नहीं होता है कुछ भी आर्कियोलॉजिकल में. उसमें सारी बरिड, डीप बरिड यानी गहराई में दबी हुई चीज़ें जो होती हैं वो होती हैं सभी. जैसे सम मटेरियल्स ऑफ द पास्ट आर बरिड डीप अंडर द अर्थ, क्योंकि जब शहर आपने हड़प्पा मोहनजोदारो के बारे में पढ़ा लास्ट टॉपिक में, तो हड़प्पा के बारे में आप देखिए कि जब हड़प्पा शहर बना आपका, तो जब उसके बाद 9 टाइम्स कहते हैं हड़प्पा शहर जो है 9 बार बना और 9 बार उसको बर्बाद किया, पूरा का पूरा दफन हो गया, ये शहर ज़मीन के अंदर धंस गया था अंडर द अर्थ. तो उसके भी काफ़ी एविडेंसेस आपको मिलते हैं. जैसे अब आपको यहाँ भी दिखाया हुआ मोहनजोदारो में हड़प्पा शहर, कुछ एविडेंसेस मिले हैं, कुछ स्ट्रक्चर, कुछ ईंटें, दीवारें, इस तरीके की. अब ये सारी चीज़ें जो हैं दबी हुई हैं ज़मीन के अंदर, तो इन्हें ढूंढना पड़ता है, फाइंड आउट करना पड़ता है. यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो हैं वो आपको इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं, ये फाइंड आउट करने पड़ते हैं, ढूंढने पड़ते हैं, फिर इनको स्टडी करना पड़ता है और फिर इनसे कंक्लूजन ड्रॉ किए जाते हैं. जैसे दे आर आइदर डिस्कवर्ड बाय चांस, और आर्कियोलॉजिस्ट डिग सर्टेन प्लेसेस, या तो ये बाय चांस सामने आते हैं या फिर आर्कियोलॉजिस्ट ज़मीन की खुदाई करके इनको निकालते हैं. जैसे कॉइन्स हैं, पॉट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं पुरानी. स्टडी ऑफ दीज रिमेन्स टेल्स अस आर्कियोलॉजिस्ट अबाउट द रिलीजियस. अब इन जो रिमेन्स हैं, जो बची हुई चीज़ें हैं, इनसे हमें क्या पता चलता है हमारे रिलीजन के बारे में, धर्म उस समय में कैसा धर्म कि लोग किसकी पूजा करते थे, सोशल के सामाजिक जीवन उनका कैसा था, कल्चरल कंडीशन, संस्कृति उनकी कैसी थी, संस्कार कैसे थे उस समय के. फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग्स एक्सकैवेटेड फ्रॉम मोहनजोदारो प्रोवाइड यूजफुल इन्फॉर्मेशन. अब जैसे कि एक एग्जाम्पल है मैंने अभी आपको दिया मोहनजोदारो से हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है. ये इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं इसको. आर्कियोलॉजी सोर्स मटेरियल आर मेनली. अब आर्कियोलॉजिकल सोर्स मटेरियल में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, क्या क्या चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए कि हम उन्हें कह सकें कि आर्कियोलॉजिकल सोर्स मटेरियल है. फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्क्रिप्शंस होते हैं, फिर कॉइन्स होते हैं, मॉन्यूमेंट्स होते हैं, स्कल्पचर्स होते हैं, पेंटिंग्स हैं, आर्टिकल्स ऑफ डेली यूज़ यानी जो सामान हम डेली यूज़ पे उस समय में यूज़ किया जाता था, एंड स्केलेटन्स यानी कि जो बॉडीज़ होती थी डेथ के बाद उनको बरीड किया जाता था अंडर द अर्थ, तो उनको खुदाई करके निकाला जाता है और बड़े सावधानी से, ध्यान से, और फिर उनको स्टडी किया जाता है. सबसे पहले हम इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ेंगे. इंस्क्रिप्शंस क्या होती हैं? आर द राइटिंग्स विच आर एंग्रेव्ड ऑन रॉक्स. जो पत्थरों पे, मैंने अभी आपको बताया था कि जब उन्हें पत्र वो नहीं मिलते थे हिस्ट्री टाइम में, रिटर्न के लिए कागज़ नहीं था, भोजपत्र या पाम लीव्स नहीं होते थे, तो वो स्टोन पिलर्स का या पहाड़ों का, दीवारों का, इस तरीके से गुफा की दीवारों का यूज़ किए जाते थे एंग्रेविंग के लिए. गढ़ देते थे, वो एंग्रेव कर देते थे रॉक्स पर, पिलर्स पर या क्ले टैबलेट्स पर, मंदिर की दीवारों पर, गुफाओं पर, इन सब चीज़ों पर. आप जाते हो कहीं घूमने के लिए किसी हिस्टोरिकल प्लेस पर, तो वहाँ भी आप देखोगे कि दीवारों पर कुछ ना कुछ गड़ा हुआ होता है, लेकिन आपको समझ में नहीं आता. तो वो एनिमल फिगर्स होते हैं, समटाइम टूल्स होते हैं, ह्यूमन फिगर्स होते हैं. दे टेल्स अस अबाउट द किंग्स. इनसे हमें क्या पता चलता है वहाँ के राजाओं के बारे में, उनके एम्पायर, उनका राज कैसा था, अचीवमेंट्स क्या क्या उन्होंने युद्ध लड़े, लड़ाइयाँ लड़ी, क्या क्या उस टाइम में अचीवमेंट्स हासिल की, एज वेल एज द सोसाइटी एंड द लैंग्वेज. उस समय का सोसाइटी कैसी थी और लैंग्वेज कौन सी यूज़ की जाती थी, ये सभी चीज़ें हमें इंस्क्रिप्शन से पता चलती हैं. अब स्टूडेंट्स, इंस्क्रिप्शंस की स्टडी, जब हर कोई व्यक्ति इंस्क्रिप्शंस को स्टडी नहीं कर सकता है, इंस्क्रिप्शंस की स्टडी के लिए एक स्टडी होती है. इंस्क्रिप्शन को स्टडी करने के लिए भी एक एजुकेशन होती है, टेक्निक होती है. उस टेक्निक को हम कहते हैं एपिग्राफी. उसको हम कहते हैं एपिग्राफी. मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ, आप स्टडी करके देखिए क्या आपको समझ आता है कि भाई क्या उसमें क्या लिखा हुआ है. लुक एट दिस.
ये अशोकाज इंस्क्रिप्शंस हैं जो गुजरात में मिले हैं, गुजरात के गिरनार जगह है वहाँ पर मिले हैं। इसमें पूरा का पूरा अशोका के समय काल में, टाइम पीरियड में, कि उसके अचीवमेंट्स के बारे में लिखा हुआ था कि उन्होंने कैसे हॉस्पिटल्स बनाए, बिल्डिंग्स बनाई, वेल्स बनाए, कुएं बनाए, ये सारी चीज़ें उस टाइम के बारे में लिखा था। लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। ये देखिए, अब इस पर देखिए किस तरीके से लिखा है एनग्रेव करके। ये होते हैं इंस्क्रिप्शंस। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन इज़ कॉइन्स, सिक्के। आप देखोगे आपके मम्मी के पास या नानी के पास भी पुराने सिक्के मिल जाते हैं, लेकिन उससे भी पुराने, बहुत पुराने सिक्के, आपके जो सिक्के होते हैं ना दादी नानी के पास, वो मेटल के होते हैं। लेकिन आप देखोगे उससे भी पुराने सिक्के जब यूज़ किए जाते थे राजा महाराजाओं के टाइम में, वो सिक्के कैसे होते थे, वो कौन सी धातु के होते थे? कॉपर, ब्रोंज, आयरन, सिल्वर, गोल्ड एंड इवन लेदर। मांस का जो टुकड़ा होता है, लेदर होता है, उसके भी कॉइन्स बनाए जाते थे। दे गेव अस यूजफुल इन्फॉर्मेशन। और इन सिक्कों के ऊपर भी ना आर्ट की होती थी, कोई पिक्चर बना दी जाती थी, किसी कोई एनिमल फिगर, कोई जैसे आपके जो प्लैनेट्स हैं उनका फिगर, या राजा महाराजाओं का फिगर, इस तरीके से उनके फिगर आर्ट उसके ऊपर एंग्रेव की होती थी। और इन जो सिक्के होते थे जो ये, वो हमें इन्फॉर्मेशन देते थे आर्ट, रिलीजन, रूलर्स एंड द यूज़ ऑफ डिफरेंट मेटल्स, कि किस तरह की मेटल उस टाइम यूज़ की जाती थी और उस समय में कैसे कैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, यानी कि पहले कौन से सिक्के आए, उसके बाद कौन से आए, और फिर धीरे धीरे किस तरह से वो सिक्के मेटल्स में चेंज होते चले गए। ये सब हम कॉइन्स में, यहाँ इंस्क्रिप्शंस में पढ़ते हैं। ये हमारे सारे आर्कियोलॉजिकल सोर्स मटेरियल में आते हैं। और स्टूडेंट, जिस प्रकार इंस्क्रिप्शंस को स्टडी करने की टेक्निक को हम एपिग्राफी बोलते हैं, उसी तरह से कॉइन्स की टेक्निक को, जब हम कॉइन्स को स्टडी करते हैं कि ये कितना पुराना है, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, इसके ये कहाँ से मिला है, कौन सा राजा इनको इस्तेमाल करता था, उस स्टडी को भी, यानी कॉइन्स स्टडी को भी न्यूमिस्मैटिक्स बोला जाता है। व्हाट इज़ टू बी कॉल्ड द कॉइन्स स्टडी? दैट इज न्यूमिस्मैटिक्स। Clear students? Next we go with the next archaeological source material, that is monuments. Monuments आपने भी देखे होंगे, पुराने मंदिर जो होते हैं, गुफाएं होती हैं, स्तूपास होते हैं, पैलेसेस हैं, किले हैं। जैसे अब आप रेड फोर्ट में जाते हो, उससे गुजरात साइड में आप चले जाओ, अजमेर का किला है, आमेर का किला है, बहुत सारे जो फोर्ट्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। दीज ऑल आर नोन एज मॉन्यूमेंट्स। दीज एंशियंट बिल्डिंग्स हेल्प द हिस्टोरियंस। ये सारी जो प्राचीन बिल्डिंग्स हैं, अब यहाँ देखिए एक सांची स्तूप दिखाया हुआ है, ये बहुत पुराना है, बौद्ध धर्म से ये रिलेटेड है और ये बहुत पुराना है। ये सारे के सारे जो हैं वो हिस्टोरियंस की हेल्प करते हैं अब कि उस टाइम में आर्किटेक्चर कैसा था, इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, लोगों की जो धार्मिक मान्यताएं, रिलीजियस बिलीफ्स हैं वो कैसे थे, ड्रेसेस कैसी पहनते थे, ये सारी चीज़ें हमें मॉन्यूमेंट से पता चलती हैं। नेक्स्ट वन इज स्केलेटन्स। स्केलेटन्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल सोर्स मटेरियल। क्या होते हैं स्केलेटन? स्केलेटन कैसे हैं स्टूडेंट्स? स्केलेटल स्टडीज ट्राई टू नो एवरी मिनट डिटेल अबाउट द स्केलेटन्स एंड लिस्ट देयर फाइंडिंग्स। कहते हैं कि स्केलेटन वो होते हैं कि जब ज़मीन के अंदर कोई डेड बॉडी हो जाती है, वो उसको दबा दिया जाता था, तो कुछ टाइम जब आर्कियोलॉजिस्ट को स्टडी करते हैं, खुदाई में या बाय चांस ये चीज़ें निकल करके सामने आती हैं ज़मीन से, तो इनको स्टडी किया जाता है कि ये वुमेन का फिगर है, स्केलेटन है, या ये मैन का है, या ये क्या किसी एनिमल फिगर है। ये सारी चीज़ें हमें स्केलेटन स्टडी से पता चलती हैं। उस टाइम में स्केलेटन के साथ साथ क्या चीज़ें दफनाई जाती थी कि उनके साथ उनकी ज्वेलरी, बीड्स, बर्तन, ये सारी चीज़ें दफनाई जाती थी। तो ये स्केलेटन भी हमारी काफ़ी हेल्प करते हैं कि उस टाइम में लोग जो है वो किस तरह की ज्वेलरी यूज़ करते थे, वुमेन्स फिगर हैं या ये जेंट्स फिगर हैं, ये सारी चीज़ें स्केलेटन स्टडी से पता चलती हैं। Okay students, next one is, these are our archaeological source material. Next are our literary source material. Literary as going to its name कि literary sources कौन से होते हैं? जो written में होते हैं, लिखित होते हैं, और ये easy to understand, यानी इनको आपको किसी को ट्रांसलेट करके बताने की ज़रूरत नहीं होती है। आप डायरेक्टली, जैसे आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्स मटेरियल में आपको ट्रांसलेट करना पड़ता था, आर्कियोलॉजिस्ट आपको इजी लैंग्वेज में ये ट्रांसलेट करके बताते थे कि इसमें क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ देखिए कॉइन्स ऑफ समुद्रगुप्ता, यस, इस पर समुद्रगुप्ता की पिक्चर छपी है, ये कॉइन्स है, यानी समुद्रगुप्ता के टाइम में जो कॉइन्स सिक्के चलते थे उस तरह के। उसी तरह लिटरेरी सोर्सेज में क्या है, इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं, इजी लैंग्वेज में होती है, आप इजीली उसको समझ सकते हैं, और ये ऑलरेडी फाइंड, ये आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती है, या बाई चांस सामने नहीं आते हैं। ये लिटरेरी सोर्सेज जो होते हैं वो ऑलरेडी
आप सेफ रखे गए होते हैं, जो लोगों के सामने, जैसे आप देखते हो रामायण, महाभारत, गीता, श्री कृष्णा, पुराण, शिव पुराण, महापुराण, ये सारी बुक्स जो हैं वो हमारी लिटरेरी सोर्सेज में आती हैं। ऑल रिटर्न रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट, यानी हमारे पास्ट के जितने भी रिटर्न रिकॉर्ड्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, लिटरेरी सोर्सेज, और इन्हें हम क्या बोलते हैं, सेकेंड नेम इज मैन्यूस्क्रिप्ट्स। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हिस्टोरियंस, ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं। कैसे? पेपर के इन्वेंशन से पहले पीपल रोट ऑन ड्राइड पाम लीव्स, बता चुकी हूँ आपको, भोजपत्र पर लिखते थे। कॉपर प्लेट्स का भी यूज़ किया जाता था लिखने के लिए। सम अदर लिटरेरी सोर्स एज फॉलोज, कुछ लिटरेरी सोर्सेज यहाँ पर दिए गए हैं। अब लिटरेरी सोर्सेज को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है स्टूडेंट्स। वन इज रिलीजियस लिटरेचर एंड सेकेंड वन इज नॉन रिलीजियस लिटरेचर। रिलीजियस लिटरेचर, रिलीजियस लिटरेचर कौन से होते हैं? जिसमें वेदास, हमारे वेदा हैं, जैसे आपके 4 वेदा हैं, वेदास ऑफ द हिंदूज इन संस्कृत लैंग्वेज में मिले हैं। पिटाकाज ऑफ बुद्धिस्ट इन पाली लैंग्वेज में बौद्ध धर्म की एक पवित्र किताब है पिटाका, वो मिली है। अंगाज ऑफ जैन इन प्राकृत लैंग्वेज में जैन धर्म की अंगाज एक बुक मिली है। दे टेल अस अबाउट द रिलीजियस बिलीव्स, इसमें धर्म के बारे में बताया गया। रिलीजियस है तो सभी चीज़ें यहाँ धर्म के बारे में बताती हैं। सोसाइटी, कस्टम, ट्रेडिशंस के बारे में बताया जाता है उस समय के। पुराण्स एंड द एपिक्स लाइक रामायणा और महाभारता भी इसी के टाइप हैं। नेक्स्ट आता है नॉन रिलीजियस लिटरेचर, यानी जो धर्म से संबंधित नहीं है। जिसमें कौन से आते हैं? प्रोज, प्लेज, पोएट्री, यानी उस टाइम में जो ड्रामा होते थे, नाटक होते थे, वो सारी चीज़ें हम यूज़ करते थे। कविताएं लिखी जाती थी, जैसे तानसेन का नाम आपने सुना होगा। अकबर के टाइम में तानसेन बहुत बड़े संगीतज्ञ थे, यानी कि म्यूजिशियन थे बहुत बड़े। तो वो उनके जो संगीत होते हैं, गाने होते हैं, वो ग्रामर का पोर्शन होता था, वो भी उस टाइम में होता था। राइटिंग ऑफ कौटिल्या ने एक बुक लिखी थी, अर्थशास्त्र, मैथ से रिलेटेड बुक है, इकोनॉमी से रिलेटेड बुक है। ये सारी आप देखिए, कौटिल्या ने ये बुक आपको लिखी थी, तो वो भी नॉन रिलीजियस लिटरेचर में आते हैं। कालिदास ने अपना एक प्ले लिखा था, नाटक था अभिज्ञान शाकुंतलम, ये भी नॉन रिलीजियस लिटरेचर में आता है। नेक्स्ट है सेकुलर लिटरेचर। व्हाट इज सेकुलर लिटरेचर? सेकुलर लिटरेचर था उस समय में, उस टाइम पीरियड में जो लोगों का जीवन होता था, लाइफ ऑफ द पीपल, उस पर प्रकाश डालता है। द अकाउंट्स ऑफ इवेंट्स बाय फॉरेन पिलग्रिम्स, इसमें तो जो फॉरेन से, बाहर से विदेशी यात्री हमारे देश में घूमने के लिए आते थे, जैसे अभी फाहिन चाइनीज़ ट्रैवलर था जो हमारे देश में आई। एम्बेसडर्स लाइक मैगस्थनीज, ग्रीक से मैगस्थनीज हमारे देश में एक दूत बनकर आया था, एम्बेसडर, जो इंडिया में आए और बाद में उन्होंने इंडिया के ऊपर जो वहाँ देखा, वहाँ की कल्चर, जो चीज़ें उन्होंने अच्छी लगी, वो सारी चीज़ें उन्होंने एक बुक में, एक रिटर्न में छोड़ दी, जिसे हम कहते हैं सेकुलर लिटरेचर। बुक्स इन्होंने लिखी थी हमारे देश के बारे में। फिर आता है नेक्स्ट हिस्टोरिकल लिटरेचर। हिस्टोरिकल लिटरेचर यानी ऐतिहासिक साहित्य। इसमें ऑटोबायोग्राफीज और बायोग्राफीज और बायोग्राफीज को शामिल किया जाता है। बायोग्राफिकल स्केचेस को ऑटोबायोग्राफीज मीन टू से जो राजा खुद लिखते थे, राजा अपने जीवन के बारे में खुद लिखते थे कि उन्होंने कितने युद्ध किए, अपनी प्रशस्ति जिसको बोलते हैं, अपने प्रेस्टीज के बारे में लिखा करते थे, वो सारी, कि उनके जीवन, जैसे होता है ना जीवन परिचय हिंदी में आप करते हो, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। और बायोग्राफिकल स्केचेस यानी किसी राजा के बारे में कोई और लिखता था, जैसे हर्षचरिता इसका एक एग्जाम्पल है, वो सारी चीज़ें आती हैं बायोग्राफिकल स्केचेस में, वो सारी हिस्टोरिकल लिटरेचर में आती हैं। द वेरियस सोर्स ऑफ हिस्ट्री प्रोवाइड नॉलेज, इस तरीके से बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जो हमें हिस्ट्री के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करवाते हैं। हमारा जो पास्ट है वो कितना शानदार रहा है, कितना अच्छा रहा है, वो सब हमें रियलाइज़ कराते हैं एंड इंस्पायर अस, और हमें इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, ताकि हम अपने फ्यूचर को भी उसी तरीके से ग्रेटर हाइट्स तक लेकर के जाएं। स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ आवर टॉपिक स्टडिंग द पास्ट। और हिस्ट्री पढ़ना क्यों ज़रूरी होता है ये भी आपने इसमें स्टडी किया, और हिस्ट्री कैसे आपको हेल्प करती है फर्दर अपने फ्यूचर के लिए, वो भी आपने इसमें स्टडी किया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।